हाय दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉनिकल पेंडुलम। इससे पहले हमने एंगल बैंकिंग देखा था। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देख लो, क्योंकि पहले की सब चीज़ें आपका बार बार रिवाइज कर लेना, तो आके न्यू वीडियो को अच्छे से देखा करो। ओके, तो आज जैसे मैंने बता दिया कि आज हम स्टार्ट करने वाले कॉनिकल पेंडुलम, और मैंने फिर से आज बहुत कलरफुल लिखा हुआ है। यहाँ एक छोटू सा डायग्राम बनाया है। तो सबसे पहले मैं कॉनिकल पेंडुलम मतलब क्या होता है वो आपको बताता हूँ। पहले कॉनिकल पेंडुलम का डेफिनेशन हम देख लेते हैं। कैमरामैन को थोड़ा आगे बुलाना चाहता हूँ मैं। कॉनिकल पेंडुलम इज ए सिंपल पेंडुलम विच इज गिवन सच ए रोटेशन दैट बॉब डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड स्ट्रिंग डिस्क्राइब द कोन। मुझे पता है समझ में कुछ नहीं है, बट मैं समझाता हूँ, टेंशन मत लो। कैमरामैन थोड़ा सामने आ जाओ। ओके, तो कॉनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल टाइप्स ऑफ पेंडुलम। मतलब जैसे कि अगर पहले एक एग्जांपल बताते थे, फिर क्या क्या याद रखना उसको समझो। जैसे आप कभी ना कभी मेले में गए होंगे, वहां एक झूला रहता है, जो झूला ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे एक एक्सिस पे। ये इसका स्ट्रिंग होता है, और यहाँ हम बैठे रहते हैं, और वो ऐसे ऐसे हमें घुमाता है, ऐसे 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 ऐसे। सही बात है कि नहीं? कभी घूमे होगी नहीं इस झूले में बैठ के। ये इसका स्ट्रिंग होता है, वो स्ट्रिंग ऐसे ऐसे घूमता है, यहाँ एक एक्सिस पे होल्ड होता है और ऐसे ऐसे घूमता है वो। ओके, और यहाँ हम बैठे रहते हैं आराम से। और ये क्या बनाता है, ये देखो, ये देखो, ये कोन बना रहा है, और नीचे एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बनता है। क्या बनता है? हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल मैं बोल रहा हूँ, ये वर्ड को याद रखना, क्योंकि इसके बाद वर्टिकल सर्कल आने वाला है। मैंने क्या बोला? ये जो स्ट्रिंग है क्या क्या डिस्क्राइब कर रहा है? कोन। क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कोन। और ये जो इसके ऊपर जो बन रहा है, जो जहां घूम रहा था, जहां हम बैठे थे, वो कहाँ घूम रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कल में। कहाँ घूम रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कल। समझ के रखो, ये हमारा स्ट्रिंग कैसे घूम रहा है? ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो ये क्या बना रहा है? कोन। और नीचे इधर क्या बन रहा है? सर्कल। तो ऐसे जो भी इसी को क्या बोलते हैं हम? कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम इन विच, बस एक ही छोटा याद रखो, बॉब मतलब अगर मैं यहां बात करूं तो एक स्मॉल मेटेलिक स्फीयर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉब बोलते हैं। छोटा सा मेटल जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? बॉब बोलते हैं। तो बस आपको समझने के लिए बस इतना याद रखने का कि इन अ कॉनिकल पेंडुलम बॉब डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल सर्कल, बॉब डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल। बॉब जो रहता है वो क्या बनाता है? सर्कल बनाता है। और ये जो स्ट्रिंग रहता है, स्ट्रिंग क्या बनाता है? स्ट्रिंग डिस्क्राइब द कोन। स्ट्रिंग डिस्क्राइब द कोन। तो बताओ फिर से एक बार याद कर लो। इन अ सिंपल पेंडुलम, सॉरी, इन अ कॉनिकल पेंडुलम बॉब डिस्क्राइब द, बॉब क्या डिस्क्राइब कर रहा है? बॉब क्या बना रहा है? बताओ फिर से। बॉब डिस्क्राइब द horizontal circle, bob describe the horizontal circle and string describe the cone। क्या बना रहा है? कोन। आप थोड़ा डायग्राम को हम लोग देख लेते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। दो चीजें याद रखो। इन अ कॉनिकल पेंडुलम बॉब डिस्क्राइब द, मेरे साथ बोलो, कमेंट्स में लिखते रहो। बॉब डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड स्ट्रिंग डिस्क्राइब द कोन। बॉब डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड स्ट्रिंग डिस्क्राइब द कोन। ओके, अब थोड़ा डायग्राम पे फोकस कर लेते हैं हम लोग। ओके, यहाँ अगर आप डायग्राम पे देखोगे तो ये एक एक्सिस है जिसपे ये होल्ड किया हुआ। जैसे मैंने बोला, झूले जब हम मेले में जाते हैं तो झूला यहाँ से होल्ड रहता है और इस पे ऐसे ऐसे घूमता है। तो समझ के रखो, ये हमारा स्ट्रिंग है, यहाँ मैं बैठा हूँ और वो ऐसे ऐसे घूम के यहाँ क्या बना रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब हमारे पास 3D बोर्ड तो है नहीं, तो समझ लो इस 2D में ही आपको समझना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है। ये देखो, ये स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो क्या है? L। ओके, और ये एक सर्कल बना रहा है, तो इस सर्कल का रेडियस हम लोग क्या ले लेते हैं? R ले लेते हैं। क्या लेते हैं? R लेते हैं। और फिर यहाँ से ये जो बन रहा है, तो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्या बना दिया? एक सर्कल बना दिया। इमेजिनरी सर्कल है, वो सर्कल नहीं होता, इमेजिनरी सर्कल। ये जो बॉब होता है ऐसे ऐसे रोटेट होता है, तो हम एक क्या बना लेते हैं? सर्कल। यहाँ से फिर मैंने एक रेडियस ड्रॉ कर लिया। देखो ये सब डॉटेड है, मतलब ये सब इमेजिनरी लाइन है, ऐसा कुछ होता नहीं। पर हम अपना एक, देखो, राइट एंगल फ्रेम करने के लिए मैंने यहाँ डॉटेड लाइन ड्रॉ किया। दिखाई दे रहा है कि नहीं? फिर ये सर्कल का जहाँ सेंटर फ्रेम होता है वहां से लेके इस पॉइंट तक क्या होता है? रेडियस होता है। तो मैंने इसको ले लिया रेडियस। और ये सब चीजें तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। और ये बॉब, अब एक एक चीजें देखते हैं। ये आपको मेरे ख्याल से डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये हमारा स्ट्रिंग है, ये एक सर्कल है। ये क्या है? एक सर्कल है जो ये रोटेट हो रहा है। सर्कल ये सब इमेजिनरी है, ये ऐसा कुछ वहां सर्कल रहता नहीं है। ये जब घूमता है तो वहां एक क्या हम लोग कंसीडर कर लेते हैं? क्या बन रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कल। ऐसा हम दिमाग में सोच लेते हैं, यहाँ क्या बनता है? हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये भी जो है लाइन, ये भी इमेजिनरी लाइन है, तो मैंने यहाँ डॉटेड बनाया हुआ है। ओके, तो सेंटर ऑफ अ सर्कल से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो? रेडियस। ये तो आपको पता होगा।
ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हो गया वो क्या हो गया, हाइट हो गया, एच ले लिया हमने, और इसका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमने क्या ले लिया, कैपिटल एल, क्या लिया, कैपिटल एल। और ये जो दिखाई दे रहा है T0, T0 मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ, सॉरी मैं भूल गया इसको लिखना, चलो यहाँ लिख देता हूँ दूसरे कलर में, T0 इक्वल टू टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का जो टेंशन है, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होगा तो फिर वो क्या टाइट रहेगा, घूमेगा नहीं, घूमेगा ना। अगर स्ट्रिंग में टेंशन नहीं, इसलिए टेंशन क्रिएट करने के लिए हम वेट डालते हैं, और इसके कारण ये क्या क्या परफॉर्म करता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ध्यान देना। और फिर इसके बाद ये जो है हमने बनाया, इसके बीच में क्या बन गया, एक एंगल बन गया। तो हम देखते हैं थोड़ी थोड़ी चीजों को। कंसीडर अ बॉब ऑफ मास, जो मैंने बोला कि जो छोटा सा मेटेलिक स्मॉल स्फीयर था उसको हमने क्या ले लिया, कंसीडर अ बॉब ऑफ मास, उसी को हम बॉब बोलते हैं। कंसीडर अ बॉब ऑफ मास m रिवॉल्विंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस, सब बता चुका हूं, रेडियस r विद द वेलोसिटी v। ओके, कंसीडर अ मास ऑफ बॉब, बताओ क्या होता है, m रिवॉल्विंग अराउंड अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, कहाँ रिवॉल्व हो रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल पे, और उस सर्कल का रेडियस क्या होता है, r होता है। और कौन से वेलोसिटी से, मैंने बोला पहले हम लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि हर चीज लीनियर में जाना चाहता है, तो विद लीनियर वेलोसिटी v, विद लीनियर वेलोसिटी v। तो समझ में आ गया ये लाइन, कंसीडर अ बॉब ऑफ मास m रिवॉल्विंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी v। समझा, फिर से एक बार और, क्योंकि हर पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये सब ये किसी काम का नहीं भाई, हर पॉइंट अगर ये सब नहीं लिखोगे ना मार्क्स नहीं मिलने वाला है। कंसीडर अ बॉब ऑफ मास m रिवॉल्विंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r विद द वेलोसिटी v। बहुत लोग क्या करते हैं, आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा, ये सब नहीं लिखते, डायरेक्ट डेरिवेशन सॉल्व करवाना स्टार्ट करते हो। भाई ऐसा नहीं, अगर ये नहीं लिखोगे, ये नहीं समझ में आएगा ना, तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, समझा। तो कॉनिकल पेंडुलम में 2 पॉइंट याद रखना, बॉब डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल सर्कल, बॉब डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड स्ट्रिंग डिस्क्राइब द कोन। ये स्ट्रिंग के कारण ये क्या बन गया, कोन बन गया। यहाँ भी अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा। मैं यहाँ भी ज्वाइन कर देता हूँ। अब थीटा भी था एंगल ऑफ कोन, ये दोनों के बीच में, मैंने बोला कि यहाँ से भी अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो ये क्या बन जाता है, कोन, क्या बन जाएगा, कोन। और ये जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ कोन होता है, क्या होता है, एंगल ऑफ कोन। आगे अब कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स मतलब टेंशन, बता रहा हूं, फोर्स मतलब ही क्या है, टेंशन। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब एट पोजीशन ए, बताओ फटाफट, एट पोजीशन ए, यहां मैंने ए ले लिया तो मैं इसको ए ले लेता हूं, इसको बी ले लेता हूं, ए बी सी। ओके, the force acting on the bob at a position A are weight mg, weight mg कहाँ है, weight mg vertically downward। और फिर इसके बाद देखो दिखाई दे रहा है ना, बस ये देखते जाओ, weight mg क्या है, vertically downward। फिर t cos थीटा, t cos थीटा कहाँ है, देखो कहाँ है वो, vertically upward। t sin थीटा along the horizontal। तो पॉइंट A पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, t cos थीटा vertically upward, mg वेट ऑफ बॉब कहाँ है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और टी साइन थीटा अलोंग द हॉरिजॉन्टल। फिर से ध्यान रखो, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब एट पोजीशन ए पे, ये बॉब का जो पोजीशन था, यहाँ मैंने सॉरी लिखा था, अलग लिखा था और यहाँ अलग लिख दिया था, तो मैंने चेंज कर दिया उसको। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब एट पोजीशन ए, कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, टी कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड, mg जो वेट है, वेट ऑफ बॉब वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड टी साइन थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो आपको एक चीज पता है, टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, और जो भी हॉरिजॉन्टल में होता है वही क्या हमें परफॉर्म करवाता है, सर्कुलर मोशन। क्या परफॉर्म करवाता है, सर्कुलर मोशन, समझ में आया। और सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या जरूरी होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आगे का डेरिवेशन आपके मन में, दिमाग में फ्रेम होना चाहिए कि टी साइन थीटा मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया, ये जीरो इसलिए लिख के रखा है क्योंकि आगे हमें टाइम पीरियड भी फाइंड करना है, तो दोनों कंफ्यूज ना हो जाए, इसे टेंशन के लिए मैंने ऐसे बेस में से जीरो बना के रखा है, ओ बना के रखा है, तो इसलिए भाई इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। तो इसलिए मैंने इसको, अगर तुम चाहो तो कुछ और भी नीचे लिख सकते हो, मैंने ऐसे लिख के रखा है क्योंकि आगे हमें टाइम पीरियड भी फाइंड करना है बॉब का। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट है, एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले
कॉनिकल पेंडुलम इन विच बॉब डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड स्ट्रिंग डिस्क्राइब द कोन। फिर इसके बाद बॉब ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड द हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r विद द वेलोसिटी v, थीटा विद द एंगल ऑफ कोन। फिर से द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉब एट अ पोजीशन a, कौन कौन सा है बताओ। फर्स्ट t cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, क्या है वेट ऑफ बॉब। फिर t sin थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो मेरे ख्याल से सब पता चल गया होगा। आगे चले, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आगे चले, ओके चलो चलते हैं। तो दोस्तों आगे करवाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। बताना ये मैं चाहता हूँ कि पुराने सिलेबस में लीनियर वेलोसिटी भी था, लीनियर वेलोसिटी था इसका फाइंड करने के लिए, बट अभी जो न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के अंदर लीनियर वेलोसिटी आपको दिया हुआ नहीं है, तो कोई करवा के कोई मतलब नहीं है अभी 12th के लिए, 12th वालों के लिए। बाकी बहुत लोग उन चीज़ों को, क्योंकि अगर उनको नया चीज़ करना है तो थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए पुराने सिलेबस के हिसाब से ही करवा रहे हैं, पर मैं न्यू सिलेबस के हिसाब से करवाऊंगा। देखो पुराने सिलेबस के हिसाब से भी जो करवा रहे हैं वो गलत नहीं है, बट मेरा व्यू ये है कि बच्चों को जो ज़्यादा सिंपल पढ़े वो करवाओ, तो बच्चों को भी मज़ा आता है, अच्छा लगता है। इसीलिए अगर उसमें कुछ टॉपिक सिंपल दिया तो वो करवा दो, वैसे करवा दो। अगर इसमें कुछ सिंपल टॉपिक दिया हो तो ये करवा दो। तो मुझे ये वाला टॉपिक ये न्यू सिलेबस में सिंपल लग रहा है, न्यू सिलेबस में जो दिया वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसमें जैसा सॉल्व किया वैसे ही करवा के आपको दूंगा। ओके, बाकी डेरिवेशन पुराना करो नया करो सब राइट मिलता है, कोई गलत नहीं होता, क्योंकि न्यूटन लॉ कभी चेंज नहीं होता। तो ये टेंशन मत लेना, अरे ये ऐसा किया वो ऐसा किया, तो किसी सर का कोई गलत नहीं होता, हर सर का सही होता। ओके चलो तो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो हम इसमें 3 चीज फाइंड करने वाले हैं। पहला हम एंगुलर वेलोसिटी, मैंने बोला लीनियर वेलोसिटी फाइंड करने का निकाल दिया, अगर किसी को चाहिए तो मुझसे पूछ ले, मैं बाद में बता सकता हूँ कि जेई और नीट पे करवाऊंगा, क्योंकि जेई और नीट वालों को जरूरी है। तो लीनियर वेलोसिटी नहीं फाइंड करना है तो हम इसके अंदर फाइंड करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, पीरियड एंड लास्ट में हम फ्रीक्वेंसी। ये 2-3 चीजें हम फाइंड करने वाले हैं इसके अंदर। तो पहला स्टार्ट करता हूं मैं एंगुलर वेलोसिटी के लिए कैसे फाइंड करूंगा, ध्यान देना। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ लिखा है t cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड इज बैलेंस्ड बाय mg t sin थीटा व्हिच इज प्रोवाइडेड अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ जैसे मैं बता चुका हूँ कि t cos थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, वेट ऑफ बॉब मतलब mg। फिर इसका t sin थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण बॉब क्या होता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो आगे चलते हैं हम, ध्यान देना अच्छे से। दूसरा रेड कलर ले लेता हूं मैं। देखो ये नोटेशन को मैं बार बार बोलूंगा नहीं, मैंने पहले ही बता दिया कि नोटेशन मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर पीरियड भी फाइंड करना है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। t cos थीटा इक्वल किसको बैलेंस कर रहा है, mg। किसको बैलेंस कर रहा है, mg। आगे दूसरा t sin थीटा हमें क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो यहां सबके दिमाग की घंटी बजने वाली है, mr ओमेगा स्क्वायर है सर, mv स्क्वायर अपॉन r होता है ना। तो भाई आपको जैसे पता है कि v का ये भी फॉर्मूला होता है, r ओमेगा। क्या फॉर्मूला होता है, r ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, v इक्वल टू r ओमेगा। तो v की वैल्यू अगर हमने पुट की तो क्या यहाँ v की जगह पे क्या पुट करेंगे, ध्यान दो, v की जगह पे r स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर। तो r एक कैंसिल हो, चलो करके दिखा देता हूँ ये भी चीजें, नहीं तो पता चला घर पे कंफ्यूज हो गए। तो m r स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर और नीचे एक r कैंसिल, और क्या बचा m r ओमेगा स्क्वायर, m r ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, v के जगह मैंने क्या पुट कर दिया, क्योंकि आपको पता है v नो दैट v इक्वल टू r ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा। तो v की जगह मैंने पुट कर दिया r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और नीचे एक r था तो एक r कैंसिल हो गया, तो ऊपर 2r था तो बचा m r ओमेगा स्क्वायर। इसीलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है। ओके, ये भी हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स ही है, तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना ये कैसे आ गया। ओके, तो अगर वही मुझे लीनियर वेलोसिटी फाइंड करना रहता, लीनियर वेलोसिटी जैसे वो भी बता देता हूँ, पुराने सिलेबस में था, तो बस इसको मैं कन्वर्ट नहीं करता, बस यहाँ क्या यूज कर लेता, ये वाला भी यूज कर लेता। पर मुझे यहाँ क्या फाइंड करना है, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है। देखो वो भी डेरिवेशन में बता दिया, अपनी आदत से मजबूर हूँ, मैंने बोला बताऊंगा नहीं पर बता दिया। अगर मुझे लीनियर फाइंड करना तो मैं ये वाला ही फॉर्मूला रखता, और मुझे क्या फाइंड करना है, एंगुलर फाइंड करना है, तो मैंने क्या इस फॉर्मूले को इसकी तरह चेंज कर दिया। और कैसे चेंज किया मैंने बताया, यहाँ क्या पुट करेंगे, v इक्वल टू r ओमेगा का फॉर्मूला पुट करेंगे, r कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा और बचेगा mr ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने सब चीजें बता दी, आदत से मजबूर हूँ क्या करूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 अब लिखेंगे यहाँ, डिवाइडिंग
इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो करते हैं डिवाइड। साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल ऐसा है एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है एम जी। अब बताओ क्या क्या कैंसिल होगा, बताओ फटाफट क्या क्या कैंसिल होने वाला है। ये कैंसिल हो गया, गुड, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये इसको 10 मत लिख देना, मुझे पता है ज़्यादा स्कॉलर नहीं बनना, उसको ऐसे ही रखना क्योंकि आगे काम आने वाला है अपने को। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर जी, आर ओमेगा स्क्वायर जी। पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है फटाफट बताओ, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है। तो मैं फॉर्मूले को उसी तरह चेंज करने वाला हूँ। दिखाई दे रहा है कि नहीं, रेड कलर में दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कैमरामैन? अपने को तो पता नहीं चलता, तो कैमरामैन को ही पूछना पड़ता है। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है फटाफट फटाफट बताओ, एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं ऐसे चेंज कर दूंगा, जी यहाँ डिवाइड में इक्वल की साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, आर मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। इतने प्यार से लिख रहा हूं भाई। अब हमें ओनली क्या चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा बताओ फटाफट। ये स्क्वायर इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। ओके, डाउट है कुछ, पर अभी थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ी सी चीजें और है। अब ऐसे करेंगे, हियर ध्यान देना, इसको मैंने अलग लिखा है क्योंकि थोड़ा अलग स्टेप इसमें चालू है। हियर साइन थीटा इक्वल, साइन थीटा फटाफट देखो, साइन थीटा ये थीटा है, तो मैंने इसको बस साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है। मुझे किसकी वैल्यू, साइन थीटा चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ आर की वैल्यू पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करनी है, आर की। तो पर मैं हेल्प किसका ले रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, पूरा वीडियो देखो ध्यान से। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जो जीटी के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, राहुल सर कैसे पढ़ाते, ओ आ ओ ए पढ़ाते हैं ना, याद होगा ना। अगर जिसको नहीं याद होगा, राहुल सर ने उस पर सबसे पहले वीडियो बनाया हुआ, तो जाके वो देख ले हमारा स्टाइल। ओके, जाके देखे कि ट्रिगो पढ़ाने का हमारा स्टाइल कैसा है, तो उसको समझ लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो साइन थीटा ओ अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन ओह अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट क्या है हमारा, ये रेडियस, और हाइपोटेनस क्या है हमारा, लेंथ। ओके, अपोजिट क्या है हमारा, रेडियस, और हाइपोटेनस क्या है हमारा, लेंथ। तो क्या हो जाएगा ये टोटल, बताओ मुझे आर फाइंड करना है, आर की वैल्यू पुट करनी है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, आर इक्वल एल साइन थीटा। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताओ फटाफट। ओके, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट आर है रेडियस ऑफ सर्कल एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एल क्या है हमारा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू मिल गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार आगे पुट करने से पहले मैं ये चीजों को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा था, वेट ऑफ बॉब को। फिर टी साइन थीटा क्या दे रहा था मैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो फॉर्मूला था एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो मैंने v को चेंज किया बाय यूजिंग आर ओमेगा फॉर्मूला। ओके, फिर डिवाइडिंग सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, तो मुझे क्या मिल गया, किसकी वैल्यू मिल गई, ओमेगा। बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर देखो अगर न्यूमेरिकल में हमें यहीं तक चाहिए तो हम यहीं तक पुट करेंगे, बट हमें आर हो सकता है आगे एल। अगर हमें रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, याद रखो न्यूमेरिकल कंडीशन के हिसाब से सॉल्व किया जाता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर हमें रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, cos थीटा sin थीटा की वैल्यू दी है, थीटा की वैल्यू दी है, दोनों थीटा की वैल्यू भी पुट करो, एंगल और क्या है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू पुट करो तो हमारा क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। बट इन केस हमें रेडियस ऑफ सर्कल नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ हमें, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो हमें ये फॉर्मूला को इससे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो याद रखो। आगे बताता हूँ। अब
इसको एक दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर, कितना इक्वेशन हो गया था 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो लिखता हूँ पुट R इक्वल L साइन थीटा इन इक्वेशन 3। कौन सा इक्वेशन में? 3rd इक्वेशन में। 3rd इक्वेशन हमारा कौन सा है? एंगुलर वेलोसिटी g साइन थीटा अपॉन r की जगह पे क्या आ जाएगा? l साइन थीटा, r की जगह पे l साइन थीटा, थोड़ा और इसको बड़ा कर लेते हैं हम, l साइन थीटा इनटू आगे का और है ना cos थीटा, क्या है हमारा? cos थीटा। अब ये साइन साइन क्या हो गया? कैंसल। साइन साइन क्या हो गया? कैंसल। तो क्या बचा? फाइनल में दूसरे कलर में लिखता हूं, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल g अपॉन l cos थीटा। l cos थीटा, मेरे ख्याल से डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। g अपॉन l cos थीटा, g अपॉन l cos थीटा, g अपॉन l cos थीटा। अब लास्ट में लिखेंगे दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉनिकल दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। डाउट है किसी को? कुछ भी डाउट है? देखो ये हमने एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया, तो सबसे पहले हमने दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद सिंपल सी चीज है कि बट हमें यहाँ आर के न्यूमेरिकल्स में काम आया तो हम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और आर को कैसे रिप्लेस करते हैं मैंने बताया, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। फिर पहले मुझे आर की वैल्यू चाहिए थी तो मैंने इसके साथ रिप्लेस करके बस वैल्यू पुट कर दी। लास्ट में लिखा दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। ये आ गया आपका पहला डेरिवेशन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। ओके, तो अब हम फाइंड करने वाले पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ बॉब। बॉब का पीरियड कितना, मतलब एक चक्कर काटने में उसको कितना टाइम लगता है। पीरियड तो आपको पता ही होगा ना भाई। तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ बॉब हमें फाइंड करना है कि एक चक्कर बॉब को काटने के लिए कितना टाइम लगता है, तो हमें वो डेरिवेशन फाइंड करना है। पर मेरे पास बोर्ड इतना बड़ा नहीं है इसलिए हम पूरा डेरिवेशन लिखा के नहीं रख सकता इस टाइम, क्योंकि अभी हम लोग अपने क्लास में नहीं है। क्लास में पता है अपने पास बहुत बड़ा बोर्ड है, तो इसीलिए यहाँ मैंने इससे पहले वाला डेरिवेशन और उसका इक्वेशन नंबर लिख के रख दिया। अगर उस पर इक्वेशन नंबर नहीं दिया होगा तो आप दे देना। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू अंडर g अपॉन l cos थीटा, यही आया था ना, g अपॉन l cos थीटा। ये क्या है? दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। एंगुलर वेलोसिटी किसके लिए? कॉनिकल पेंडुलम के लिए। तो अभी हम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ बॉब एक चक्कर काटने में उसको कितना टाइम लगता है वो मुझे फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर 4 लिखा है। अब स्टार्ट करूंगा। वी नो दैट, सबको पता होगा, जिसको नहीं पता होगा ये याद कर ले, ये फार्मूला 2π/t। जिसको फार्मूला याद नहीं होगा ये याद कर ले। ओके, अच्छे से याद कर ले। इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब लिखूंगा बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 4th and 5th, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 4th and 5th, दोनों कंपेयर करता हूं मैं। देखो ये भी ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, ये भी ओमेगा। तो दोस्तों मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इसलिए देखो मैं अलग मार्कर से लिख रहा हूँ 2π/t इक्वल अंडर रूट g अपॉन l cos थीटा। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? फटाफट बताओ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ये भी ओमेगा की वैल्यू, ये भी, तो मैंने लिखा 2π/t इक्वल टू अंडर रूट g अपॉन l cos थीटा। तो आगे लिखता हूँ मैं, अब t चाहिए मुझे। t यहाँ डिवाइड में इक्वल की साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है। t यहाँ ऊपर चला गया, 2π यहाँ ऐसे ही रहेगा, पर इधर वाले टर्म सब इधर आएंगे तो डिवाइड वाला नंबर मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में चला जाएगा। सही बोला कि नहीं मैंने? देखो इधर
टी यहाँ डिवाइड में था, इक्वल की साइड आया तो मल्टीप्लाई में चला गया कि नहीं, और 2 पाई ऑलरेडी यहाँ है, तो यहाँ वाले टर्म जब यहाँ आएंगे तो डिवाइड वाला नंबर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में, कंफ्यूज मत होना, टी डिवाइड में है, इक्वल की साइड आया तो देखो छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे 12th के बच्चे हंस रहे होंगे सर इतनी छोटी छोटी बात क्यों बता रहे, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे वीडियो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देखते हैं जिन्हें बेसिक भी नहीं पता रहता, तो अगर वो भी देखेंगे तो भी उनका दिमाग खुल जाए, इसलिए मैं छोटी छोटी बात एक्सप्लेन करता रहता हूँ, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। 2 पाई अपॉन टी, टी डिवाइड में इक्वल की साइड आया तो मल्टीप्लाई में हो गया, ओके। यहाँ क्या बचा 2 पाई, अब यहाँ वाला टर्म जब यहाँ आएगा, अगर हमें राइट हैंड साइड वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड करना है तो डिवाइड वाला नंबर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड, इसीलिए यहाँ एल कॉस थीटा ऊपर चला गया, और ये देखो ये अपनी जगह पे था इसलिए इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, ये वाला टर्म यहाँ आया और ये वाला डिवाइड में था, इक्वल की गया इस साइड मल्टीप्लाई, ओके। तो ये हो गया हमारा एकदम सिंपल सा, क्या हो गया, हमें लिखेंगे दिस इज द एक्सप्रेशन, किसके लिए एक्सप्रेशन था, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द बॉब, ओके। जगह बहुत कम है, लिखने को नहीं जम रहा है, ओके। तो डेरिवेशन अपना हो चुका है, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द बॉब। मुझे पता है बहुत लोग के मन में क्या डाउट है, डाउट ये होगा कि सर अगर पीरियड आया तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी आया तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो दोस्तों वेट करो, अभी थर्ड डेरिवेशन है, पहले थर्ड डेरिवेशन करवा देता हूँ तो बताता हूँ मैं चीज़ें कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं आपके दिल की बात समझ लेता हूँ, ओके। अब फिर से इसमें बहुत सिंपल है, ये तो हमें पता है, जिसको नहीं पता वो ये बाय हार्ट कर ले। इससे पहले वाला मैंने बता दिया, हमारे पास बोर्ड बहुत बड़ा नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, और वो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करूँगा, टेंशन मत लो। फिर हमने क्या किया, दोनों को कंपेयर किया, दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद ये भी ओमेगा था, ये भी ओमेगा था, करने के बाद मुझे टी चाहिए था, टी मल्टीप्लाई, टी डिवाइड में था, इक्वल की साइड तो मल्टीप्लाई में, और इस तरह हमारी वैल्यू टाइम पीरियड किसका, रेवोल्यूशन ऑफ बॉब का मिल गया। तो चलते हैं हम लास्ट वाला जो आज का है डेरिवेशन फ्रीक्वेंसी, चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द बॉब। उसके पहले मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में फिर से बता रहा हूँ कि 1 सेकेंड में बॉब ने कितने बार रोटेशन लिया वो हमें फाइंड करना है, तो उसी को क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में बॉब कितनी बार घूमा, याद नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी पीरियड ये सब पता नहीं होगा तो मेरा पुराना वाला वीडियो जाके देख लो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ फिर से देखो, इसका मैं यहाँ मैंने लिख के रख दिया क्योंकि मेरा फिर से बता रहा बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, तो ये शायद इससे पहले मैंने इसका इक्वेशन नंबर दे दिया था, तो आप वहाँ इक्वेशन नंबर दे देना। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 दे दिया, इसका इक्वेशन नंबर 6। अब बहुत हार्ड डेरिवेशन है, इतना हार्ड डेरिवेशन है ना, बहुत हार्ड। अगर 2 बार बहुत हार्ड बोलूँ तो समझ लेना बहुत सिंपल, नहीं मैं भी नहीं बताऊंगा, आप बताना सिंपल था कि हार्ड। तो फ्रीक्वेंसी इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का उल्टा। बस अगर हम टाइम पीरियड को उल्टा कर दे तो हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाता है, क्या हो जाता है वो फ्रीक्वेंसी। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा, बताओ आंसर क्या हो जाएगा, बहुत हार्ड था। n इक्वल टू 2 पाई का 1/2 पाई हो जाएगा, ओके। एंड g डिवाइड में था तो ऊपर चला जाएगा, l cos थीटा। बहुत हार्ड था, इतना हार्ड था कि क्या बता नहीं सकता मैं कितना हार्ड था। और ये हमें कहाँ मिला, कहाँ से मिला, फ्रॉम 6। थोड़ा अच्छे से लिखोगे अच्छा लगेगा, फ्रॉम 6। तो बस टाइम पीरियड को उल्टा कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी किसका था, बॉब का। बॉब किसका है, बॉब बताओ किसका है, कॉनिकल पेंडुलम का। तो फ्रीक्वेंसी रेवोल्यूशन ऑफ द बॉब। आगे लास्ट में स्टेटमेंट वही लिख देना है, दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रेवोल्यूशन ऑफ द बॉब, ओके। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रेवोल्यूशन ऑफ द बॉब, ओके। तो ये हो गया हमारा। अब आपके मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। पहला वाला हमने स्टार्टिंग में दोनों को डिवाइड किया था, 2 हमने फाइंड किया था, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा ये बैलेंस कर रहा था, टी साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर दोनों को हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने का तो हमें ओमेगा मिल गया। अगर लीनियर वेलोसिटी भी फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर रहा हूँ मैं बता चुका हूँ, जिसके बाद दिमाग को वो भी फाइंड करके मुझे दे देना।
ओके, तो वो हमने फाइंड किया। फिर इसके बाद हम आ गए, हमने ओमेगा में बस एक चेंज किया था, रेडियस को रिप्लेस किया था, फटाफट बोल रहा हूँ हाँ, रेडियस को रिप्लेस किया था, तो हमारा फॉर्मूला आ गया था ओमेगा इक्वल टू अंडर जी अपॉन एल कॉस थीटा। फिर इसके बाद एल को ये इसी का यूज करके हमने क्या फाइंड किया, टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, याद रखो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, तो उसी को मैंने रिप्लेस किया, क्या रिप्लेस किया, टी इक्वल ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, तो टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। फिर इसके बाद मैंने टी की वैल्यू वहाँ पुट की, टी की वैल्यू पुट करने के बाद सॉरी ओमेगा की वैल्यू पुट की, तो मुझे आ गया, किसका आ गया, टाइम पीरियड का। फिर टाइम पीरियड को बस उल्टा कर दिया, टाइम पीरियड को उल्टा करने के बाद मेरा क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, डाउट है कुछ? अब आपको वो डाउट कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे अगर एग्जाम में फ्रीक्वेंसी आया, देखो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अगर मार्क्स आपका जितना रहेगा, मार्क्स जितना भी आपको दिया है तो उस हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 मार्क्स के लिए है तो आपको 2 मार्क्स के लिए है तो आपको यही आप पुट करके, अगर टाइम पीरियड, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए है तो आप यहीं से फाइंड करके लिख सकते हो। पर डायग्राम तीनों क्वेश्चन में कंपलसरी है, डायग्राम तीनों क्वेश्चन में बनाना है, जो स्टार्टिंग का स्टेटमेंट था वो भी तीनों क्वेश्चन में लिखना है, बस डेरिवेशन यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। बट अगर 4 मार्क्स के लिए है, 5 मार्क्स के लिए है तो अब आगे का कनेक्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो समझ में आ गया होगा। अगर लिखना है 3 मार्क्स के लिए है तो आप स्टार्टिंग का जो लिखा है वो लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो यहाँ से, जैसे अभी टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी है तो अब यहाँ से स्टार्ट करो, टाइम पीरियड आया तो अब यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, तीनों डेरिवेशन। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।